एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हम लोग सोशियोलॉजी का रेगुलर क्लास कर रहे हैं और जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, बहुत सारे जेट का, नेट का, बहुत सारे आपका क्लास ऑनलाइन चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। और चलिए आज हम लोग सोशियोलॉजी की जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर चलते हैं और आज उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्खिम साहब का सामाजिक एकता का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक एकता का सिद्धांत से सवाल हमेशा बनता ही है और बहुत अच्छा सवाल बनता है इसमें। आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे उसमें पाएंगे कि इमाइल दुर्खिम साहब का सामाजिक एकता का सिद्धांत से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें सिर्फ आपको समझना है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन समझेंगे कि दुर्खिम साहब सामाजिक एकता के सिद्धांत में किस किस चीजों को बात करते हैं। तो चलिए हम लोग चीजें समझते हैं। ये दुर्खिम साहब है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। देखिए, प्रथम यांत्रिक एकता, द्वितीय है इनका सामयिक एकता। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यांत्रिक एकता और सामयिक एकता क्या होता है। देखिए, जब हम प्राचीन समय में बात करते हैं, बहुत पीछे की बात करते हैं, प्राचीन समाज की बात करते हैं, तो उस समय होता यह था कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम था, पॉपुलेशन भी कम था, आवश्यकताएं भी कम था, और सिर्फ सिर्फ जो भेद था ना, वो स्त्री और पुरुष पर ही भेद था। यानी पुरुष लोग शिकार करने, कंदमूल एकत्रित करने जंगल चले जाते थे और महिलाएं घर का कामकाज करती थी। अब उस समय का जो यूनिटी था, सभी में एकदम कॉमन यूनिटी था, क्योंकि पॉपुलेशन कम था। तो उस सोसाइटी को तुर्की साहब ने आपका यांत्रिक एकता बोलते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ते गए, श्रम विभाजन बढ़ होता गया, बहुत सारे चीजों को आवश्यकताएं होने की वजह से विभिन्नताएं बढ़ते गया, और जो आपका आधुनिक समाज है इसको सामाजिक एकता दुर्खिम साहब ने कहा है। हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे और अच्छा से समझते हैं। चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए सामाजिक एकता। सामाजिक एकता में हम लोग क्या देखेंगे? प्रथम यांत्रिक एकता, यांत्रिक एकता, और दूसरा है सामाजिक एकता। देखिए यहाँ पे समझेंगे, अब अच्छा से समझेंगे, बोर्ड पर आप लोग अच्छा से देखेंगे। देखिए, सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खिम की व्याख्या प्रख्यात पुस्तक है द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। इस पुस्तक आगे भी चर्चा कर चुके हैं। सोशल डिवीजन ऑफ लेबर तो दो भागों में बटी हुई है, यानी इसको जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के पुस्तक है दुर्खिम साहब का, ये दो भागों में डिवाइड है। प्रथम भाग यहाँ देखेंगे, प्रथम भाग में सामाजिक एकता का यानी सामाजिक एकता का विश्लेषण, और द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के प्रथम भाग में दो भाग है। प्रथम भाग में सामाजिक एकता का सिद्धांत का यानी सामाजिक एकता के विश्लेषण का बात उसमें कही गई है। दुर्खिम का कथन है कि सामाजिक एकता के स्वरूप में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन यांत्रिक एकता से क्रमशः सामाजिक एकता की ओर होता है। यानी सामाजिक एकता के स्वरूप में जब जिसका स्ट्रक्चर कहे गया, उसका जब स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो वह परिवर्तन जो होता है यांत्रिक एकता से क्रमशः कहा सामाजिक एकता में की ओर होता है। यानी बहुत प्राचीन समाज की बात करें तो वह सोसाइटी एक यांत्रिक एकता में तब्दील था, लेकिन आज तो जो सोसाइटी है आज का मॉडर्न समाज का, वो सामाजिक एकता में तब्दील है। इसको और देखते हैं। सामाजिक एकता के दो विभिन्न रूप हैं, प्रथम यांत्रिक एकता, द्वितीय सामाजिक एकता। प्रथम एकता की विशेषता एकरूपता है और द्वितीय की विभिन्नता। देखिए पहले बता चुके हैं कि जो प्राचीन समाज था उसमें आवश्यकताएं कम था, और वहाँ जो मनुष्य लोग थे उनमें यूनिटी काफी हुआ करता था, क्योंकि हर चीज एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाता था। किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य नहीं होता था, ना किसी चीज को व्यक्ति विशेष के माध्यम से देखते थे। वो प्राचीन समाज की बात है, यानी प्राचीन समय में। तो वह एकता जो था वो एक रूपता था, वह यांत्रिक एकता था। लेकिन अभी का समाज तो सामाजिक समाज है। अभी और समझते हैं आगे। दुर्खिम के शब्दों में प्रथम एकता तभी संभव होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्ति में विलीन हो जाता है। देखिए
दुर्खिम के शब्दों में दुर्खिम साहब कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में, यानी पर्सनल में नहीं, सामूहिक व्यक्तित्व में नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वहां समूह की बात हो रहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है, दूसरी स्थिति सामायिक एकता उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग होता है। यानी प्रथम एकता तभी संभव होती है जब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सामूहिक व्यक्तित्व में तब्दील हो जाता है, और द्वितीय यानी जो सामायिक एकता की बात करते हैं उसमें अस्तित्व का, यानी व्यक्ति का जब अस्तित्व अलग अलग हो जाता है तब क्या होता है, यहाँ पे सामायिकता उत्पन्न होती है। यानी जब व्यक्ति का अस्तित्व अलग अलग हो गया और व्यक्ति खुद का मतलब वो एकदम कहेंगे सोसाइटी से अपना अलग मानने लगा, सोसाइटी में है फिर भी उनका व्यक्तित्व अलग अलग है, यानी खुद पे वो निर्भर है, यानी समाज से उतना, समाज से कनेक्ट है, फिर भी हम पहले के सोसाइटी में और अब का सोसाइटी में डिफरेंट करेंगे तब पाएंगे कि पहले की सोसाइटी क्या था, अब के सोसाइटी में क्या है। पहले कैसे लोग समूह की बात करते थे, अपना अहमियत न देकर के समूह का अहमियत देते थे, लेकिन अभी तो व्यक्ति लोग अपना भी अहमियत देता है। यही बात दुर्खिम साहब समझाना चाहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकता को निम्नलिखित प्रकार से अधिक रूप से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। चलिए, जब दो एकता है दुर्खिम साहब बताए हैं, यांत्रिक एकता और सामायिक एकता, अब इस दोनों को हम लोग और अच्छे से समझते हैं, यानी स्पष्ट रूप से। ये यांत्रिक एकता, दुर्खिम का कथन है कि आदिकालीन समाज, दुर्खिम साहब कहते हैं कि जो आदिकालीन सोसाइटी था, यानी आदिकालीन समाज यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलने के साथ साथ यांत्रिक एकता का रूप बदलकर आधुनिक यानी समाज एकता में तब्दील हो गया। यानी जो दुर्खिम साहब कह रहे हैं कि जो पहले का सोसाइटी था, जो प्राचीन समाज था, उस समय का जो समाज था यानी आदिकालीन समाज यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था, खासकर समाज के समूह के, यानी सामूहिक रूप से हर चीज का तवाजा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं रहा है, और उसका स्थिति के अनुसार क्या होता है, परिस्थिति के बदलने के साथ साथ, क्योंकि देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, आवश्यकताएं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, तो धीरे धीरे चीजें सब बदलती जाएगी। वही कंडीशन ये हुआ, क्योंकि प्राचीन समय में तो ज्यादा लोग पॉपुलेशन था नहीं, लोगों की आवश्यकताएं भी सीधी था, एकदम सीमित था, इसलिए वो यांत्रिक एकता में तब्दील थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आया, पूरा चीज बढ़ता गया, डिमांड बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ती गए, तो वही बता रहे हैं कि जब परिस्थिति बदलता गया तो वो जो यांत्रिक एकता था ना, वो एक सामयिक एकता के रूप में तब्दील हो गया। इस परिवर्तन को समझने के लिए आदिकालीन और आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। यानी जब हम जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझने के लिए हम आदिकालीन और आधुनिक समाज की जो विशेषताएं हैं उसको हमको पहले समझना होगा। देखिए, आदिकालीन समाज में उनका संगठन छोटे छोटे आकार का होता था, सही बात, बस छोटे छोटे भूखंड में कहीं निवास करते थे, छोटे छोटे समूह बनाकर रहते थे, पॉपुलेशन कम था, आवश्यकताएं इनकी इनगिनी होती थी, वह सभी सदस्यों की आवश्यकताएं प्राय समान होती थी। यानी जो उनकी आवश्यकताएं थी, जिस चीज का उनकी आवश्यकता होता था वह एकदम गिनी चुनी थी, ज्यादा आवश्यकताएं नहीं था, क्योंकि उस समय भाई आधुनिकता था नहीं और लोगों की आवश्यकताएं सीमित था। लेकिन प्रेजेंट टाइम तो आवश्यकता इंसान का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वही बता रहे हैं कि उसमें आवश्यकताएं कम थी और छोटे जो उनका संगठन का आकार भी छोटा हुआ करता था। अब आधुनिक समाज के देखिए संगठन कितना बड़ा संगठन है, और उस समाज के एकदम छोटे छोटे संगठन हुआ करते थे। वही बता रहे हैं कि आवश्यकता इन्हीं गिनी थी और सभी सदस्यों की आवश्यकताएं प्राय समान होती थी। यानी एक सोसाइटी का एक मेंबर है तो उसको जो आवश्यकता है वही आवश्यकता दूसरे मेंबर का भी है, दूसरे सदस्य का भी। ये नहीं कि उसको अगर ये चीज चाहिए तो अगला का उनको दूसरा चीज चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कहें कि एक प्रकार से लोगों में समानता ज्यादा था। उनके सामाजिक आर्थिक कार्य जीवन के ढंग, आचार विचार, धारणा आदि से भिन्नता है, न के समान थी। इसके सदस्यों में मानसिक तथा नैतिक आधार पर अत्यधिक समानता थी। देखिए, अब मेन चीज देखेंगे, दो चीज इसमें, मानसिक और नैतिकता। अब देखेंगे कि जो प्राचीन समाज है उस सोसाइटी की बात करते हैं तो उनकी जो मानसिक थी और नैतिकता का आधार जो था अत्यधिक समान था, एक दूसरे से मिलता जुलता था। साथ ही उन पर जनमत
परंपरा, धर्म आदि का दबाव होता था और इन सब के फलस्वरूप उसे व्यक्ति की समानता के आधार पर ठोस एकता होती थी, क्योंकि सामाजिक एकता या व्यक्तित्व के जीवन किसी भी पहलू में उल्लेखनीय भिन्नता शायद ही मिलता था। यानी देखिए, साथ ही जनमत, परंपरा, धर्म आदि का दबाव रहता था, क्योंकि प्राचीन समय में जो जनमत था, परंपरा था, धर्म था, और ये इसका सोसाइटी में बहुत बड़ा वैल्यू हुआ करता था, बहुत महत्व था। और उसकी दबाव में, क्योंकि अगर आप उस सोसाइटी में वैसा गलत काम कर देते हैं या सोसाइटी से कुछ ऐसा चीज अनुशंसा करते हैं जो समाज का विरोध है, एकदम समाज के कहे कि प्रतिकूल है, जहां समाज की व्यवस्था बिगड़ सकती है, उस कंडीशन सिचुएशन में लोग क्या करते थे कि जो समाज का रूल्स है, जो नियम है, जनमत है, परंपरा, धर्म, इसके दबाव में लोग आंख मूंद कर एक तरफ होकर काम करते थे ज्यादा। यानी कि जनमत परंपरा को महत्व देते थे सभी लोग, यानी कहें कि एक प्रकार से यूनिटी में रहते थे। किसी चीज का अगर धर्म का ही बात करें तो सब धर्म में बंधे थे, जनमत परंपरा जो भी था उसको सब लोग एक तरह से पालन करते थे। इस कारण वो क्या था कि सब एकता में थे, एक यूनिटी में थे, उनमें भिन्नताएं लगभग न के समान थी। इसी ठोस एकता को दुर्खिन में यांत्रिक एकता कहा है, क्योंकि उस समय सब लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा के दबाव से आंख मूंद कर यंत्रवत कार्य करते रहते थे। इन जनमत, परंपरा आदि का इतना प्रभाव होता था कि व्यक्ति के रूप में किसी भी एक कोई महत्व नहीं था। यानी कहें कि पार्टिकुलर किसी भी इंसान के, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं था। जो जनमत था, परंपरा था, धर्म था और जो राजा थे, इसके दबाव में एकदम कहें कि आंख मूंद कर कोई काम करते थे। और सभी तवज्जो किसको? सोसाइटी को देते थे, महत्व देते थे कि अगर ये समाज के हक में है तो हम उसका वो काम जरूर करेंगे, यानी समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए जिएंगे, रहेंगे, समाज के लिए रहेंगे, यानी जो कुछ करेंगे हम समाज के लिए करेंगे, समाज के विरुद्ध नहीं करेंगे। लेकिन आप मॉडर्न में देखेंगे कितना समाज के विरुद्ध कार्य होता है, जो काम नहीं है, जो जनगणना अपराध में आता है, जो बहुत सारी चीजें आता है, अभी आगे देखेंगे, क्योंकि अभी हम यांत्रिक एकता को समझ रहे हैं। इसके बाद जब सामयिकता में घुसेंगे तो उसको और अच्छा समझेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में इतना घुल मिल जाता था कि उसके अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व तक मिट जाता था। देखिए, समझेंगे पॉइंट, जो व्यक्ति का, जो इंडिविजुअल तौर पर देखें कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो इतना घुल मिल जाता था कि अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व तक भी मिट जाता था। यानी अपनी अस्तित्व जो था, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि आपका कुछ अस्तित्व है, यानी फलना साहब है, फलना मास्टर है, फलना ये है, फलना वो है। अभी वगैरह वगैरह चीज देखेंगे कि एक समाज में आप जाएंगे, जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में है, तो कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होगा, उसको समाज में खास महत्व है, खास तवज्जो है, कुछ प्रधान है, कोई टीचर है, कोई डीसी है, कोई एसपी है, उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, तो उसका उस सोसाइटी में ज्यादा खास महत्व है, जहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन लेकिन यहाँ देखेंगे कि प्राचीन समाज में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस समय भी लोग नहीं ताकतवर हुआ करते थे सोसाइटी में, लेकिन उनका वैल्यू नहीं होता था, क्योंकि टोटल इक्वल थे, इक्वल माना जाता था। इसलिए वहां सभी का एक समान, एक नजरिया से, एक दृष्टि से देखा जाता था। सामयिकता, परंतु धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे, धीरे धीरे उन परिस्थितियों बदलती गई, जनसंख्या बढ़ी और उसी के साथ साथ आवश्यकताएं भी। इन आवश्यकताओं में भी अनेक विभिन्नताएं आ गई। इन विभिन्नताओं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य उत्पादन का कार्य प्रारंभ करना पड़ा और साथ ही श्रम विभाजन की आवश्यकताएं भी अधिकाधिक अनुभव किए जाने लगे। देखिए, सामयिकता की हम बात कर रहे हैं, समझेंगे, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाता है धीरे धीरे। बताया पहले ही आपको कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ गया, तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ गई, बहुत सारी चीज आवश्यकताएं बढ़ गई, कि आदमी की बहुत सारी चीजें आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया, तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई और धीरे धीरे यहीं से जो परिस्थिति बदलने के साथ, यानी कहें कि अनेक विभिन्नताएं पनपा और वही विभिन्नता धीरे 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 बढ़ता गया। और उसी को हिमायल दुर्खिन साहब कह रहे हैं, ये सामयिकता है। क्यों? क्योंकि पहले जो जनमत था, परंपरा था, जो राजा के दबाव में आंख मूंद कर काम करते थे, यानी अपने व्यक्तित्व का खुद अस्तित्व नहीं रहता था, वो सिर्फ समाज के महत्व देते थे। लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम नहीं है, आप वर्तमान का उदाहरण ले सकते हैं, तो उसी को बताते हैं कि धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई, जनसंख्या बढ़ी और उसके साथ आवश्यकताएं बढ़ी और श्रम विभाजन की आवश्यकता का महत्व मतलब महसूस किया गया। इसी प्रकार धीरे धीरे जो सामयिक एकता था, यांत्रिक एकता था, वो सामयिक एकता में तब्दील
होता गया। देखेंगे यहाँ श्रम विभाजन के फलस्वरूप तब कार्यों का विशेषीकरण हुआ, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है। इस विशेषीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति का भिन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती गई और उसी के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के स्वार्थ का जन्म हुआ। देखिए अब यहाँ श्रम विभाजन बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, श्रम विभाजन हुआ, इसमें कार्य का विशेषीकरण हुआ। अब देखिए कोई एक व्यक्ति राजमिस्त्री का काम करता है तो देखिए उसमें काम करते करते उसको बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, उस कार्य के लिए वो कहें कि एक प्रकार से महान हो जाता है। दूसरा प्रकार, जैसे आप किसी क्षेत्र में देखेंगे कोई कारपेंटर का काम करता है, काम करते करते उसमें उसका विशेषज्ञ हो जाता है। तो इसी प्रकार के अनेक कार्य को उदाहरण ले लेंगे तो उस कार्य में वो व्यक्ति जो है एकदम कहे कि उसमें उसका व्यक्ति का एकदम विशेषीकरण हुआ, यानी कार्य एक के क्षेत्र में करते जा रहा है, उसका विशेष योग्यता प्राप्त है। और इसी के साथ साथ भिन्नताएं भी बढ़ती गई। देखिए आगे अगर देखते हैं, इस प्रकार समाज की व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक पहलू से भिन्नता का साम्राज्य हुआ। अब देखिए आधुनिक समाज में यानी कहें कि सामाजिक एकता में इस सोसाइटी में विभिन्नता का साम्राज्य स्थापित हो गया। इससे प्राचीन समाजों की भांति व्यक्तिगत समानता के आधार पर सामाजिक एकता को बनाए रखना संभव हुआ, परंतु इसके स्थान पर दूसरे किसी सूत्र या बंधन की आवश्यकता अनुभव की गई जो किसी समाज की एकता को बनाए रखे। देखेंगे यहाँ श्रम विभाजन के विशेषीकरण के कारण एक जूते बनाने वाला साइकिल बनाने का काम और एक साइकिल बनाने वाला जूते बनाने का काम न कर सके, परंतु दोनों की ही एक दूसरे की सेवाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। देखिए एक मोची है, अगर जूता बनाता है तो जूते ही बनाएगा, क्योंकि उसका जो व्यवसाय है जूता बनाने का, वो साइकिल ही बनाने पाएगा। और जो साइकिल बनाने का काम है, साइकिल बनाने वाला जूते बनाने का काम नहीं कर सकेगा। यानी जो आप कहें कि भाई नाई के बाल काटते हैं, आप देख रहे हैं, तो बाल काटे क्रम विशेषीकरण है, वो बाल काट सकते हैं, लेकिन आपसे प्रेजेंट टाइम कह दिया जाए कि आप बाल काटे तो आप नहीं काट पाएंगे। तो उसी प्रकार मोची का काम जूता बनाने से उसका विशेषीकरण है और उसमें वो ज्यादा उसमें दक्ष रखता है। तो अगर मोची जूता बना सकता है तो ये है कि साइकिल बनाने वाला काम उस काम को नहीं कर सकता, और मोची भी साइकिल बनाने का नहीं काम कर सकता। तो इसी प्रकार कार का विशेषीकरण हो गया, सब अपने अपने क्षेत्र में कार में बढ़ गए, सब एक एक कार मतलब है कि अपने अपने कार करने लगे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये कार होते हुए भी सवाई एकता किस प्रकार के है, क्योंकि भिन्नता है तो भिन्नता का तो साम्राज्य है, लेकिन भिन्नता हुए भी एकता क्या है, उसमें कैसी एकता है, हम इस एकता पे बात करेंगे भी। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन के फलस्वरूप विभाजन और विशेषीकरण होते हैं। सही बात है, हम विशेषीकरण बार बार बोल रहे हैं, विशेषीकरण होगा। विभिन्न सामाजिक विभागों और व्यक्तियों में अंतर संबंध, अंतर निर्भरता और एकता है। बिल्कुल है, देखिएगा समझिए, अनंत संबंध अंतर निर्भरता है, क्योंकि देखिए अभी और आगे समझेंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नाई बाल काट रहा है, मोची जूता बना रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है मिट्टी का, ऐसे तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की आवश्यकता है। और उसी आधार पर आप देखेंगे कि कैसे कनेक्ट है, कैसे यूनिटी है, कैसे एकता है, इस चीज को आगे समझेंगे। देखेंगे श्रम विभाजन के एक ओर तो व्यक्ति और समूह को अनेक प्रकार से विभाजित कर दिया, पर दूसरी तरफ से उनको उनकी आवश्यकताओं के आधार पर श्रम विभाजन को एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर बनाया है। सही बात है, और एक दूसरे से संबंधित भी है, यही सामाजिक एकता की स्थिति है। देखेंगे कि जो सामाजिक एकता है उसमें एक दूसरे पर अत्यधिक लोग निर्भर भी हैं और एक दूसरे से संबंधित है। ये आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि जो सामाजिक एकता में है, कैसे कैसे एक विशेषीकरण कार्य करने वाले लोग एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। जैसे आपको हम उदाहरण दिए कि कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो कार्य तो कर रहा है, लेकिन कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है और कैसे सामाजिक स्थिति को बनाए रखा है, अब आप भी उस पर निर्भर हैं। अगर मानते हैं आप, एक देख लीजिए, एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं।
आप बाल कटवाने जाते हैं, आप उन पर निर्भर हैं क्योंकि आपको बाल दाढ़ी बनवाना ही है। आप कोई ऐसा काम देखिए, मिस्त्री है, आपको मकान बनाना है, आप उन पर निर्भर हैं, वो भी आप निर्भर है क्योंकि काम करेंगे, आप उनको पे करेंगे, पैसा देंगे। तो इसी प्रकार एक दूसरे से हर कोई की आवश्यकता है, हर दूसरे को की आवश्यकता है और हर एक दूसरे पर निर्भर है। अगर आप उन पर निर्भर है तो आप पे वो भी व्यक्ति निर्भर है, यानी भिन्नताएं तो है फिर भी एकता है। अभी और आगे समझेंगे। देखेंगे शरीर में हाथ, केवल हाथ का काम करता है। आपका ये हाथ है, शरीर में हाथ तो है, हाथ केवल हाथ का काम करता है। आंख केवल आंख का कार्य करता है, आंख जैसे आप देखते हैं, आंख आंख का काम करता है। पैर नहीं, पैर पैर का केवल काम करता है, पेट पेट का नहीं, यानी पैर पैर का काम करता है, पेट का नहीं। अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण है। आप समझेंगे यहाँ देखेंगे, आप आंख जो है वो आंख देखने का काम कर रहा है, मुंह से आप बोल रहे हैं, आप दांत से भोजन चबाते हैं। ये हाथ है, हाथ से भी काम करते हैं, पैर से चलते हैं। ये अलग अलग काम है। अगर हम बोले आप आंख है, आप आंख से देख सकते हैं, लेकिन आप कान से तो नहीं देखने पाएंगे ना, नहीं। अगर आप कान है तो कान से सुनते हैं, आंख से तो नहीं सुन पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि आप जाइए मार्केट में सामान लेके आइए, तो आप कैसे जाएंगे? पैर से जाएंगे, पैदल जाएंगे, यानी चल के जाएंगे। जाने के लिए पैर से थोड़े आप चले जाएंगे, आपको देखने के लिए आंख चाहिए, चाहिए ना, सामान लेने के लिए, बोलने के लिए मुंह चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए। तो ये सारी चीज अलग अलग है। देखिए यहाँ विशेष विभेदीकरण है, यानी आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, नाक का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग अलग है। कार्य तो बंटा हुआ है, विशेषीकरण आपका बॉडी में खुद दिख रहा है कि विशेषीकरण है, फिर भी यूनिटी है, एकता है। अगर आपका शरीर का कोई अंग एक गायब हो जाता है तो आप अपाहिज हो जाते हैं। आप आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अब नहीं रह जाता, बगड़ जाता है, आप काम भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार का समाज में, यानी एक जो सामायिकता है, उसी प्रकार का समाज में बहुत सारे विभिन्नताएं हैं, कार्य का विशेषीकरण है, लोग बहुत कार्य कर रहे हैं तरह तरह के, उसमें विशेषज्ञ उनका दक्ष प्राप्त है, फिर भी एक दूसरे पर लोग निर्भर है। यही दूरकिम साहब बताते हैं कि यही है, यानी सामायिकता है। देखिए यांत्रिक जो सामायिकता से संबंधित वैधानिक व्यवस्थाएं भी हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे भाई वैधानिक व्यवस्था क्या है। यांत्रिक एकता की अवस्था में समाज में दमनकारी कानून का प्रचलन होता है, जबकि सामाजिक एकता में प्रतिकारी कानून का प्रचलन होता है। अब देखिए अगर सोसाइटी है, समाज है, तो भाई कानून तो होगा ही। तो वही बता रहे हैं कि जब जिस समय हम प्राचीन समाज की बात करते हैं तो उस समय किस प्रकार का कानून था, तो वही बताते हैं कि उस समय दमनकारी कानून का प्रचलन था जब प्राचीन समय में। लेकिन समय और स्थिति बदलने के साथ साथ हुआ, जब यांत्रिक एकता समाप्त हो गया और जब उसका स्थान सामयिक एकता ने ले लिया, तो उसी प्रकार जो दमनकारी कानून था उसमें भी चेंजेबल आ गया और उसमें भी परिवर्तन हो गया, और वो आगे चल करके प्रतिकारी कानून का रूप लिया, जो मॉडर्न में आप देख रहे हैं, जो आधुनिक समाज में आप देख रहे हैं और समझते हैं। देखिए दमनकारी कानून पहले समझते हैं, दमनकारी कानून क्या है। दमनकारी कानून का प्रचलन आदि समाज में होता था, जहां सामूहिक चेतना या इच्छा के विरुद्ध कार्य समझे जाते थे, अतः उन्हें दंड दिया जाता था जो कि सामूहिक इच्छा का उल्लंघन करते हैं और सामूहिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पहले ही समझा है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का महत्व होता नहीं था, सोसाइटी में सभी मेंबर के, सभी समाज के लोग का महत्व होता था। जब सभी का महत्व हो रहा है तो उस समय अगर आप एक समाज में कोई आप ऐसा कुछ गलती काम कर दे जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे या समाज का आप नुकसान पहुंचा दे, तो किसी आप तो किसी एक व्यक्ति की एक छोटी सी उदाहरण, आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि कुछ कह दिए या कुछ मारपीट कर लिए, तो वो जो आप किए, जो आप गलत काम किए, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, नहीं, वो तो आप पूरे समाज ही कह दिए, क्योंकि वो उस समय का जो जनमत परंपरा था, सबके उस दबाव में पूरा सोसाइटी का यूनिटी माना जाता था कि आप हम एक हैं, तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो समाज के विरुद्ध माना जाएगा, न कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध माना जाएगा। तो वहां पे क्या है कि उसी कानून बता रहे हैं कि सामूहिक चेतना या इच्छा के विरुद्ध माना जाता था, यानी कोई भी आप समाज में ऐसा काम कर दे तो सामूहिक व्यक्तित्व यानी सामूहिक चेतना के विरुद्ध, यानी समूह के लोगों के विरुद्ध माना जाएगा, सोसाइटी के विरुद्ध माना जाएगा, न कि पर्सनल किसी व्यक्ति के विरुद्ध।
दमनकारी कानून का उद्देश्य अपराधी द्वारा की गई क्षति का पूर्ति नहीं है। यह कानून तो समाज में नैतिकता संतुलन बनाए रखने तथा सामूहिक इच्छा को पुनः स्थापित करने के लिए। देखिए, अगर दमनकारी कानून का उद्देश्य अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति नहीं है, ये जो कानून है दमनकारी कानून, ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति के कुछ कह दिए, कुछ नुकसान पहुंचा दिए तो क्षति है उसको आप पूर्ति करिए, ऐसा नहीं है। आप ये तो भाई पूरे सोसाइटी की बात यहाँ आ रहा है, पूरे समाज की बात आ रहा है कि आप एक पूरे समाज का नुकसान पहुंचाए हैं। देखिए विभाजन, अब देखिए हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पे प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं सभ्यता का विकास और सामाजिक श्रम विभाजन के साथ साथ आदिम समाज में पाई जाने वाली एकरूपता नष्ट हो गया तथा समाज में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। देखिए, अब जो आदिम समाज में जो एकरूपता पाया जाता था वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? क्योंकि अब कार्य का विशेषीकरण हो गया, बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई, बहुत सारा पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी। इसके वजह से, इसी कारण से यानी जो आदिम समाज में पाई जाने वाली जो एकरूपता था, व्यक्ति जो एक रहते थे जब, वो नष्ट हो गई और समाज में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व अनुभव या कार्य हो गए, जिसके कारण व्यक्तिगत या व्यक्तिक स्वतंत्रता का महत्व बढ़ता गया। आप समाज में देखेंगे प्रेजेंट टाइम, आप जिस सोसाइटी में वहां को उदाहरण ले लेंगे कि देखिए व्यक्तिगत और व्यक्तिक स्वतंत्रता का महत्व बढ़ गया। अभी आप अपने सोसाइटी में फ्रीडम है, अभी सोसाइटी की बात करिए, लोग अपना फैमिली में फ्रीडम है, उसी प्रकार बता रहे हैं दुखी साहब, जब स्वतंत्रता बढ़ता गया, व्यक्ति का व्यक्तित्वगत यानी पर्सनल स्वतंत्रता बढ़ती गई, परिणाम यह हुआ कि अपराध के अब समाज की विरुद्ध या कार्य या सामूहिक इच्छा उल्लंघन समझकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य समझा जाता था। पहले क्या होता था आदिम समाज में कि अगर आप सोसाइटी में कुछ करते हैं तो वो जो समाज में आप गलत काम किए उस समाज के विरुद्ध माना जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब कंडीशन ऑफ सिचुएशन दोनों चेंज हो गया है। अब ये है कि आप कोई भी वैसा काम करेंगे तो व्यक्ति के विरुद्ध माना जाएगा। आप देखते हैं कि एक सोसाइटी में अगर एक व्यक्ति के कुछ नुकसान होगा या किसी प्रकार की अप्रिय घटना किसी व्यक्ति ने किसी के यहाँ कर दिया हो जाता है, आपके बहुत सारे घटनाएं नजर के सामने है, तो खास करके समाज के लोग ज्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लेते हैं जितना पहले लेते थे। यानी माना जाता है कि वो व्यक्ति का है, उसकी समस्या है, ऐसा हुआ, वो समझेगा, वो जाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह चीजें चल रहा है। वही बता रहे हैं कि अब जो पहले के एकता था वो नष्ट हो गया और अब व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, यानी अब कोई काम समाज में कोई गलती करता है तो समाज के न मान करके उस व्यक्ति के ही माना जाता है। इन सब परिवर्तन के फलस्वरूप कानून का स्वरूप भी दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून बन गया। देखेंगे यहाँ, यानी दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून में बदल गया और कानून का उद्देश्य नुकसान प्राप्त व्यक्ति हानि को पूरा करना है, व्यक्ति को सब कुछ लौटा देना होता है। आप देखते हैं एक सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है या कुछ नुकसान होता है, मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक, ये नहीं कहीं किसी को आप धक्का लगा देते हैं तो भी आप उनका इलाज कराते हैं, या कुछ वैसा सोसाइटी में भी काम करते हैं तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, जो जिस कानून का बात हो रहा है जो प्रतिकारी कानून के, तो पुलिस भी उनको क्षतिपूर्ति लौटाने का प्रयास करता है या कह देता है कि इनको ये चीज हुआ, नुकसान कर दीजिए। तो वही है कि अब हानि को पूरा करना है, व्यक्ति के सब कुछ लौटा देना हो गया है जो अनुचित रूप से छीन लिया गया था, यानी अनुचित तरीका से कुछ वैसा कर दिया या समाज में उस चीज को आप ले लिए लेकिन अब आपको लौटाना है। ऐसा इस दमनकारी प्रतिकारी कानून में दुर्खिम साहब बता रहे हैं। यानी पहले के जो चीजें था वो व्यक्ति के माना जाता था, यानी व्यक्ति के विशेष रूप में नहीं देखा जाता था, व्यक्ति के महत्व ज्यादा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। यानी पहले के जो एकता था, यांत्रिक एकता, वो भी चेंज हो गया और जो पहले प्रतिकारी कानून था वो भी पूरा चेंज हो गया। यानी दोनों कहें कि दुर्खिम साहब कुल मिला करके दो चीजों पर फोकस करते हैं। सामाजिक एकता के सिद्धांत में आपको दो चीज पर फोकस करना है, एक सामाजिक एकता और यांत्रिक एकता, यानी दोनों में आप डिफरेंस थोड़ा समझ लेंगे तो एक दुर्खिम साहब का सामाजिक एकता में समझने में कुछ भी नहीं है और आपको अच्छा से भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग ये क्लास अब यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो आगे है। ये दुर्खिम साहब का सामाजिक एकता का सिद्धांत था और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझे। तो ध्यान रखेंगे कि इससे सवाल बनता ही है, नेट में भी बनता है, नेट में बनेगा, हमेशा पूछा गया है और ये सवाल आपका जेट में आएगा, इससे बनाएगा सवाल एमसीक्यू से बहुत बनता है। हम जब इसका क्लास को जब एमसीक्यू का सीरीज लेके आएंगे तो और अच्छा से करेंगे।
लेकिन तब तक आप लोग बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे और क्लास को रेगुलर करिए। अगर कुछ दिक्कत होता है तो देखिए मेरा नंबर है 72 19 64 10 98। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करके भी पूछ सकते हैं बिल्कुल ही। और चलिए फिर आज क्लास को हम खत्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।